शहर की नई पुलिस अधीक्षक एसपी प्रिया सिंह अपनी बड़ी मेज के सामने खड़ी थी। सुबह के ठीक 11 बजे थे, लेकिन उसके चेहरे पर रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में किसी और के सिर पर होती तो यह कुर्सी बोझ बन जाती, मगर प्रिया के लिए यह जिम्मेदारी उसका धर्म थी। उसके सामने फाइलों का ढेर लगा था, गुमनाम खत, शिकायतें और लोगों की टूटती उम्मीदें। सब एक ही दर्द की तरफ इशारा कर रहे थे। सरकारी अस्पताल सहयोग में चल रहा काला खेल, गरीब मरीजों से दवाओं के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था और बदले में कहा जाता था कि ऊपर तक हिस्सा देना पड़ता है। ऊपर तक यानी पुलिस। प्रिया को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब शिकायतें बढ़ने लगी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। कहीं उसके ही विभाग के लोग गरीबों की मजबूरी को अपना धंधा तो नहीं बना बैठे। प्रिया ने अपना भरोसेमंद हेड कांस्टेबल रमेश चंद को बुलाया। रमेश चंद उम्र के 50 पार, सफेद होते बाल और आंखों के कोनों में बसी ईमानदारी उनके अनुभव का आईना थी। प्रिया ने कुछ फाइलें उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, रमेश जी, यह देखिए, अस्पताल वाली शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही। लोग रो रहे हैं, दवा नहीं मिलती, पैसे मांगे जा रहे हैं। कई जगह तो सीधे सीधे पुलिस वालों का नाम लिखा है। रमेश जी ने भारी सांस ली। मैडम, बात में दम है। जब से उस थाने में इंस्पेक्टर पवन त्यागी आया है, ऐसी बातें बहुत सुनने में आ रही हैं। थोड़ा अहंकारी भी है और लालची भी, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जो भी गरीब बोलता है उसे डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। प्रिया की आंखें गहरी हो गईं। यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं था, यह मानवता का अपमान था। वह सोचना भी नहीं चाहती थी कि अस्पताल जैसा जगह भी किसी के लालच के भरोसे चल रहा है। उसने मेज पर रखी फाइल बंद की और ठंडे स्वर में बोली, नहीं रमेश जी, इस बार हम उनकी चाल नहीं चलने देंगे। आज रात मैं खुद अस्पताल जाऊंगी, लेकिन एसपी प्रिया सिंह बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर। रमेश जी चौंक पड़े। मैडम, यह बहुत रिस्की है। प्रिया ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। जिस शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, अगर वही शहर मुझे सुरक्षित नहीं रख सकता तो फिर मेरी वर्दी का क्या मतलब। बस ध्यान रखना, किसी को इस प्लान का पता ना चले। शाम ढल चुकी थी। प्रिया अपने बंगले के कमरे में खड़ी आईने में खुद को देख रही थी। उसने अपनी चमकदार वर्दी उतार दी। वह वर्दी जो उसे शक्ति देती थी, सम्मान देती थी, आज उसे वह ताकत नहीं चाहिए थी। उसने हल्के नीले रंग का एक साधारण सलवार सूट पहना, दुपट्टा सिर पर लिया, बाल खुले छोड़े और एक पुराना कपड़े का झोला उठाया। आईने में अब आईपीएस प्रिया सिंह नहीं, बल्कि एक साधारण सी चिंतित महिला खड़ी थी। उसने आईडी कार्ड को झोले की सबसे गहरी जेब में छिपा दिया। यह उसका ब्रह्मास्त्र था। प्रिया पिछले दरवाजे से निकलकर सड़क पर आई और ऑटो पकड़ा। भैया, सरकारी अस्पताल सहयोग चलना। उसका स्वर एक थकी हुई आम महिला जैसा था। रास्ते में शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसके मन में गहरा अंधेरा था। उसे महसूस हो रहा था कि वर्दी उतारते ही डर कितना बड़ा हो जाता है। आम औरतों की रातें कितनी असुरक्षित होती हैं। आज उसे सच में समझ आ रहा था। अस्पताल के बाहर उतरते ही प्रिया ने चारों ओर देखा। रात बढ़ रही थी, पर यहां भीड़ कम नहीं थी। लोगों की तकलीफों की चीखें, बच्चों की रोने की आवाजें, स्ट्रेचर खिसकने की धमक, ये सब अस्पताल को किसी युद्ध भूमि जैसा बना रही थी। प्रिया धीरे धीरे ओपीडी की तरफ बढ़ी। उसकी नजरें दवा काउंटर पर बैठे उस आदमी को ढूंढ रही थीं, जो गरीबों की मजबूरी से अपना पेट नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भर रहा था। काउंटर पर मोटा सा जयंत बैठा था, उदासीन चेहरा, लाल आंखें और आवाज में घमंड। वह मरीजों की पर्चियां देखकर ऐसे टाल रहा था जैसे सब उसके नौकर हों। तभी प्रिया ने एक औरत को देखा, फटे कपड़ों में गोद में रोता हुआ 4 साल का बच्चा, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह औरत कमला थी। गिड़गिड़ाकर बोली, साहब, दवा दे दीजिए, बच्चा सुबह से रो रहा है। जयंत ने उसकी पर्ची बिना देखे फेंक दी। आज RS 500 निकालो, तभी दवा मिलेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कमला की आंखों में आंसू आ गए। साहब, गरीब हूं, कहां से लाऊं पैसे। जयंत हंसा। इंस्पेक्टर साहब को हिस्से में देना पड़ता है, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। उसने खुद को संभालते हुए आगे कदम बढ़ाए। यह सरकारी दवा है, पैसे क्यों मांग रहे हो। जयंत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ए मैडम, ज्यादा नेता मत बन,
अस्पताल में हमसे लेकर इंस्पेक्टर पवन त्यागी तक सबका हिस्सा चलता है। जा यहां से। यही वह सबूत जिसकी प्रिया को तलाश थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसे उस इंस्पेक्टर से मिलना था जो खुद को इलाके का राजा समझता था, पवन त्यागी। और प्रिया जानती थी आज रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। प्रिया अस्पताल से बाहर निकलते ही तेज कदमों से सड़क की ओर बढ़ी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और दिल में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन चेहरे पर वही थकी साधारण औरत वाली झिझक बनी रही। उसकी नजरों में अब केवल एक ही मंजिल थी, वह थाना जहां इंस्पेक्टर पवन त्यागी रात की ड्यूटी पर बैठा था। उसी आदमी का नाम अभी अभी अस्पताल के काउंटर वाले ने बेझिझक लिया था, जैसे वह किसी राजा का नाम ले रहा हो। प्रिया जानती थी कि असली सच जानने के लिए उसे आज ही सामने जाना होगा। थाना अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था। प्रिया पैदल ही वहां की ओर चली ताकि किसी को शक ना हो। रास्ते में अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उसके कदम बिल्कुल स्थिर थे। थोड़ी दूरी पर थाने की पुरानी इमारत दिखाई दी, ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी, बाहर बैठा एक ऊंघता सिपाही और अंदर का सुस्त सन्नाटा। प्रिया ने गहरी सांस ली और उस साधारण औरत की चाल में थाने की दहलीज पार कर गई। अंदर इंस्पेक्टर पवन त्यागी अपनी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था। मोबाइल पर किसी वीडियो पर हंसते हुए उसका चेहरा सत्ता और घमंड का मिला जुला नकाब था। उसने प्रिया की तरफ देखा भी नहीं और रूखे स्वर में बोला, क्या काम है? प्रिया ने अपनी आवाज को यथासंभव धीमा और कांपता हुआ बनाया। साहब, मैं अस्पताल से आई हूं। दवा काउंटर पर पैसे मांगे जा रहे हैं। एक गरीब औरत, उसके बच्चे को बुखार है। साहब, उसे दवा नहीं मिली। जब मैंने विरोध किया तो उस आदमी ने उसने आपका नाम लिया साहब, कहा कि आपको भी हिस्सा देना पड़ता है। आप कुछ कीजिए प्लीज। पवन ने पहली बार सिर उठाकर प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे के भाव अहंकार से भरे हुए थे। ओहो, तो तू है वह समाज सेविका? अरे भाग यहां से, बहुत देखी है तेरे जैसी। जिस इलाके का राजा मैं हूं वहां क्या होगा यह मैं तय करता हूं। अस्पताल में जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, समझी? प्रिया को उम्मीद नहीं थी कि पवन इतनी बेशर्मी से खुद ही सब कबूल करेगा, लेकिन वह चुप रही। बस थोड़ा और उकसाना था ताकि उसका असली चेहरा सामने आ जाए। साहब, लेकिन यह अपराध है, गरीबों का हक। पवन की नाक फड़क उठी। वह कुर्सी से उठा, गुस्से से कांपता हुआ प्रिया की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसा अहंकार था जैसे सामने कोई कीड़ा खड़ा हो। अरे, तू मुझे कानून सिखाएगी औरत? अपनी औकात में रह। एक पल में हवा जम सी गई और फिर अगले ही सेकंड पवन ने अपना भारी हाथ उठाया और पूरे थाने में गूंजने वाला एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज ने थाने का सन्नाटा चीर दिया। प्रिया के चेहरे ने झटका खाया, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। आग आई, अंगारों जैसी। पवन को और ताकत मिल गई। वह गुर्राया। अब समझ में आया, ज्यादा बोलने वालों का यही हाल होता है। सिपाहियों, उसने टेबल पर हाथ दे मारा, ले जाओ इसे हवालात में। रात भर बंद रहेगी तो अक्ल ठीक हो जाएगी। दो सिपाही डरते डरते आगे बढ़े। वे जानते थे जो हो रहा है गलत है, लेकिन आदेश पवन का था। प्रिया चुपचाप उनके साथ चली गई। उसे हवालात की छोटी अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। सलाखें बंद करते ही बाहर थाने का अहंकार और अंदर की सीलन भरी हवा उसका स्वागत करने लगी। लेकिन प्रिया का मन विचलित नहीं था। उसका गुस्सा अब बर्फ बन चुका था, ठंडा, साफ और धारदार। उसने नीचे रखा अपना झोला उठाया और धीरे धीरे उसके अंदर हाथ डाला। उंगलियों ने वह चीज पकड़ी जिसे वह अपना अंतिम अस्त्र कह चुकी थी, उसका आईडी कार्ड। उसने कार्ड को सलाखों से बाहर निकाला और पास खड़े सिपाही की ओर बढ़ाया। इसे देखो। सिपाही ने झिझकते हुए कार्ड लिया। जैसे ही उसकी नजर नीले रंग पर उकेरे हुए अशोक स्तंभ और नीचे चमकते नाम पर गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह हकलाया, सर, सर, ये तो मैडम एसपी, मैडम। वह लगभग दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर पवन की टेबल तक पहुंचा और कार्ड उसके सामने रखा। सर, देखिए। पवन ने झुंझुलाहट में कार्ड उठाया। क्या बकवास है? लेकिन अगले ही पल उसका गला सूख गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई। दुनिया घूमने लगी। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, आईपीएस प्रिया सिंह, पुलिस अधीक्षक।
पूरे थाने में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी मौत की खबर के बाद आता है। जो सिपाही अब तक झुके हुए थे, उन्होंने एक साथ घूमकर हवालात की ओर सैल्यूट ठोक दिया। अगले ही सेकंड हवालात का दरवाजा खुला। मैडम, मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। प्रिया धीरे धीरे बाहर आई। अब उसकी चाल वहीं पुरानी आईपीएस वाली दृढ़ता और लोहे सी कठोरता से भरी थी। उसकी आंखें सीधे पवन त्यागी पर जमी थीं, जो अब कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। डर ने उसे जड़ कर दिया था। प्रिया उसके सामने जाकर खड़ी हुई। उसकी आवाज ठंडी थी, इतनी ठंडी कि रूह चीर दे। इंस्पेक्टर पवन त्यागी, तुमने सिर्फ एक महिला को नहीं, कानून को थप्पड़ मारा है और उसकी सजा तुम्हें आज यहीं इसी वक्त मिलेगी। और इसी के साथ रात की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। थाने में जैसे ही सन्नाटा छाया, प्रिया ने बिना एक सेकंड गंवाए अपने फोन से कॉल लगाया। उसकी आवाज अब पूरी तरह उस आईपीएस अधिकारी की थी जिसके नाम से शहर में अपराधी कांपते थे। कुछ ही मिनटों में डीएसपी रवि और उनकी टीम थाने में दाखिल हुई। पवन त्यागी को हथकड़ी लगते ही उसकी दुनिया उजड़ गई थी। कुछ देर पहले जो आदमी खुद को इलाके का भगवान समझ रहा था, वह अब अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसे घसीटकर उसी हवालात में डाल दिया गया जिसमें उसने प्रिया को बंद किया था। जिंदगी का चक्र कितनी जल्दी पलटता है, यह पवन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन प्रिया जानती थी, यह लड़ाई का सिर्फ पहला पड़ाव था। इस भ्रष्टाचार की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थीं। सुबह होते ही शहर में आग की तरह खबर फैल गई कि एसपी प्रिया सिंह ने एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में दवाओं की लूट, गरीबों की आहें और पुलिस के नाम पर हो रही उगाही, अब सब सुर्खियां थीं। लेकिन प्रिया को यह मालूम था कि अभी असली भूकंप आना बाकी है। इसी बीच वह अस्पताल पहुंची, जहां रात में रो रही कमला अपने सोए हुए बच्चे को गोद में लिए एक बेंच पर बैठी थी। बच्चे का बुखार थोड़ा उतर चुका था। प्रिया उसके पास पहुंची और खुद दवाइयां उसके हाथ में रख दी। कमला डरते डरते बोली, बहन जी, आप कौन हो? इतनी रात को थाने से भी? प्रिया हल्के से मुस्कुराई। मैं वही हूं जो चाहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों को कभी रोना ना पड़े। कमला के आंसू बह निकले, लेकिन प्रिया रुकने वाली नहीं थी। वह आगे बढ़ चुकी थी, उस बड़े चेहरे की तलाश में जो इस पूरे रैकेट की असली जड़ था। अगले 2 दिन शहर में उथल पुथल मची रही। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, आईपीएस प्रिया सिंह। लेकिन प्रिया को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर सिर्फ अस्पताल की दवा सप्लाई, नकली बिलों और विगत महीनों के वित्तीय रिकॉर्ड पर थी। और यहीं से एक नया सुराग हाथ लगा। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम, जिसके खातों में हर महीने लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यह वही कंपनी थी जो शहर के विधायक एमएलए नीरज भटनागर के भाई की बताई जाती थी। प्रिया को अब तस्वीर साफ नजर आने लगी थी। अस्पताल का घोटाला सिर्फ निचले स्तर का खेल नहीं था। पैसा ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति तक जा रहा था जो राजनीतिक ताकत की ढाल में छिपा था। इस बीच उसके लैंडलाइन पर डीआईजी साहब का फोन आया। प्रिया, बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। एमएलए नीरज भटनागर ने मुझसे बात की है। वह कह रहा है कि पवन त्यागी उसका दूर का रिश्तेदार है। वह इस मामले में थोड़ा नाखुश है। फोन पर एक पल की चुप्पी के बाद डीआईजी की आवाज धीमी हो गई। देखो प्रिया, मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन तुम्हें संभल कर कदम रखना होगा। राजनीति से टकराना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। प्रिया ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, सर, कानून के आगे न रिश्ते चलते हैं न ताकत। अगर वह दोषी है तो उसे भी सजा मिलेगी। फोन कट चुका था, लेकिन उसके शब्द कमरे में देर तक गूंजते रहे। प्रिया की नजर अब उस आदमी पर थी जिसके रसूख ने शहर की मेडिकल व्यवस्था को अपनी जेब का एटीएम बना रखा था। शाम होते होते थाने से रिपोर्ट आई कि पवन त्यागी पूछताछ के दौरान टूटने लगा है। प्रिया तुरंत इंटरोगेशन रूम में पहुंची। सफेद दीवारों वाले उस कमरे में सिर्फ पवन, प्रिया और डीएसपी रवि थे। पवन की आंखों में अब डर था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी यह उम्मीद बची थी कि शायद कोई बड़ा नेता उसे बचा लेगा। प्रिया उसके सामने बैठ गई, बिना कुछ कहे। उसकी खामोशी किसी भी धमकी से ज्यादा भारी थी। आखिरकार पवन ही बोल पड़ा, मैडम, मैं गलत था, पर मैं अकेला नहीं हूं। मैं बस आदेश मान रहा था। प्रिया की निगाहें उसकी आंखों में ढसी हुई थीं। किसके आदेश? साफ नाम लो। पवन का गला सूख गया। उसने नजरें झुका ली। मैडम, नीरज भटनागर।
वही सब कराता था। दवा का ठेका, उगाही, पैसा सब वहीं जाता था। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। अब प्रिया को वह आखिरी कड़ी मिल चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन वह जानती थी और उसका वाक्य अधूरा रह गया। प्रिया उसके सामने खड़ी थी, हाथ में गिरफ्तारी वारंट। नीरज भटनागर, वह शांत आवाज में बोली, आपको सरकारी अस्पताल घोटाले, भ्रष्टाचार, उगाही और नकली बिलों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नीरज भटनागर की आंखें फैल गईं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक एमएलए। अब आप सिर्फ एक आरोपी हैं, प्रिया ने उसे टोक दिया। डीएसपी रवि ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बंगले के नौकर, गार्ड, परिवार सब यह दृश्य देख रहे थे। वह नेता जो हमेशा जनता पर आदेश चलाता था, आज एक आम कैदी की तरह सिर झुकाए पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था। सुबह की धूप के साथ ही शहर में खबर फैल गई। हर अखबार, हर चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट एक ही नाम दोहरा रहा था, आईपीएस प्रिया सिंह। लोग हैरान थे कि किसी अधिकारी ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई है कि राजनीति के बड़े चेहरे को भी सलाखों के पीछे डाल दिया। कुछ ही दिनों में पूरा रैकेट खुल गया। अस्पताल में दवा की कमी खत्म हो गई, काउंटर साफ हो गए, गरीबों को मुफ्त दवाएं मिलने लगी। शहर राहत की सांस ले रहा था। लेकिन प्रिया के लिए यह जीत जितनी बड़ी थी, कीमत भी उतनी ही भारी थी। सरकार ने दबाव में आकर उसका ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया। जिस दिन प्रिया शहर छोड़कर जा रही थी, सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े थे। कुछ के हाथों में फूल थे, कुछ की आंखों में गर्व के आंसू। कमला भी अपने पूरी तरह ठीक हुए बच्चे को लेकर आई थी। उसने प्रिया के कदम छू लिए। मैडम, आपने हमें इंसाफ दिया है, हम यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्रिया मुस्कुराई। इंसाफ देना मेरा काम नहीं, मेरा फर्ज है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। भीड़ पीछे छूट रही थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक बात हमेशा के लिए बस चुकी थी, सिस्टम से लड़ने के लिए हमेशा ताकत की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।